वज़ीर आज़म के चेहरे की रंगत फक हो गई। उसने किसी भी हमले से बचने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने पल भर में फैसला कर लिया कि अगर गोली चलाई गई तो वो मेज के नीचे पनाह लेगा। जनरल अर्कोफ, वज़ीर आज़म ने गुस्सीले अंदाज में कहा, इस तरह कमरे में दाखिल होने की वजह जल्दी करो। जनरल अर्कोफ ने अपने मातहत अमले को हुक्म दिया, हर चीज को अच्छी तरह देखो। वज़ीर आज़म को यकीन हो गया कि उसके खिलाफ बगावत हो गई है, लेकिन सोवियत यूनियन जैसे मुल्क में फौजी बगावत, इससे ज्यादा वो कुछ और न सोच सका और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। उन 7 अफसरों में से 2 बाथरूम में घुस गए। एक घुटनों के बल बैठकर कुर्सियों और सोफों के नीचे झांकने लगा। चौथा वज़ीर आज़म की डेस्क के नीचे घुस गया। 2 अफसरों ने इलेक्ट्रॉनिक आलात निकाल कर दीवारों का मुआयना शुरू कर दिया और जनरल अर्कोफ चौकस हालात में खड़ा उन्हें देखता रहा। चंद मिनट बाद वो सब उसके सामने कतार बनाकर अटेंशन खड़े हो गए, ताहम उनके सर नफी में हिल रहे थे। ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो, जनरल अर्कोफ ने हुक्म दिया, जिसे सुनते ही वो बिखर गए। उन्होंने कमरे में पोजीशन संभाल ली और इसके बाद जनरल अर्कोफ ने पहली मर्तबा वज़ीर आज़म की तरफ देखा, जिसे अभी तक अपने जिंदा रहने पर हैरत थी। ताहम जब वो बोला तो उसका लहजा तुंदो तेज था। क्या अब ये बता सकोगे कि ये सब कुछ क्या है जनरल? स्मिटोन बल्गानोव कत्ल हो चुका है, जनरल ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। कत्ल लंदन में सरकारी रिहाइश गाह पर हुआ और वो 4 अफराद भी मारे गए जो बल्गानोव की हिफाजत कर रहे थे। ओह, वज़ीर आज़म को वाक़तन सदमा हुआ था। कातिल कौन है जनरल अर्कोफ? बल्गानोव का खादिम खास आंद्रे, लेकिन बल्गानोव तो उसकी बहुत तारीफ किया करता था। वो कल रात इस वक्त तक इतना ही अच्छा आदमी था कामरेड, जनरल अर्कोफ ने जवाब दिया। लेकिन गोली चलाने के बाद उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई। यही वजह है कि हम इस वक्त यहाँ आए हैं। मुझे गोली मारने के लिए? वज़ीर आज़म ने यह सवाल लाशौरी तौर पर किया था, मगर जब ये जुमला अदा हो गया तो वो पछताने लगा। जनरल की आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। उसने अंदाजा लगा लिया कि वज़ीर आज़म ने अगर ये जुमला मजाक में कहा है, तब भी इससे वज़ीर आज़म की कमजोरी जाहिर होती है। इस तज्जिये की बिना पर उसने फैसला किया कि अब वज़ीर आज़म पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। नहीं कामरेड वज़ीर आज़म, जनरल ने स्पाट लहजे में जवाब दिया, हम सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं ताकि कोई कातिल आप तक ना पहुंच सके। वज़ीर आज़म ने केजीबी के इन 7 अफसरों की तरफ देखा, वो सब उसी की तरफ मुतवज्जे थे। जनरल अर्कोफ, वज़ीर आज़म ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं इस हालत में कैसे काम कर सकूंगा? मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन फिल वक्त इनकी मौजूदगी आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगी। जरूर, लेकिन मेरी हिफाजत इस कमरे के बाहर से भी की जा सकती है जनरल। नहीं जनाब, रूम में सफीर के कत्ल से ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि हिफाजत बाहर से भी की जा सकती है। वज़ीर आज़म कंधे उचका कर रह गया। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बजी। इससे कबल के वज़ीर आज़म रिसीवर उठाता, एक अफसर ने लपक कर उठा लिया और माउथ पीस सामने करने से कबल उसका अच्छी तरह मुआयना करने लगा और मुतमईन होकर रिसीवर वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी थी। क्या कॉफी भेज दूं जनाब? नहीं, वोडका का बड़ा गिलास भेजो। इतनी सुबह में? तब फिर पूरी बोतल भेज दो। वज़ीर आज़म ने चिढ़कर हुक्म दिया, आपको इल्म है कि डॉक्टर ने, और तुम्हें मालूम है कि तुम डॉक्टर की मातहत नहीं मेरी सेक्रेटरी हो। एक बोतल और गिलास भेजो, बर्फ मत भेजना। वज़ीर आज़म रिसीवर रख कर मुड़ा तो एक और अजीब मंजर सामने था। 3 अफसर फानूस का मुआयना कर रहे थे। क्या मौत की शुआ तलाश कर रहे हो? वज़ीर आज़म ने खुशगवार अंदाज में जनरल से पूछा। जी हाँ, बम भी मिल सकता है। अहमक, वज़ीर आज़म का मुंह बन गया। क्या तुम्हें इल्म है कि हमारे तीनों सफीर इंसानों के हाथों कत्ल हुए हैं? ऐसे लोगों ने उन्हें कत्ल किया है जो उनके बहुत करीब थे। लिहाजा अगर मुझे कत्ल किया गया तो कोई आदमी ही करेगा, कोई मशीन या बम कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन हम कोई भी इम्कान नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। जनरल ने जवाब दिया, मैं इन अहमकाना हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का लहजा एक बार फिर तल्ख हो गया था। मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें फानूस के अंदर कातिल मिल जाए तो मुझे इत्तला कर देना। एहतियातन इंक की दवात में भी झांक लेना, मुमकिन है कातिल यहीं छुप गया हो। जनरल अर्कोफ ने अब भी इसका पीछा न छोड़ा, बल्कि जिद करके वज़ीर आज़म के साथ लिमोज़ीन की अकबी सीट पर बैठ गया। उसने कोट के बटन खोल लिए थे और उसका हाथ रिवॉल्वर के बट पर था। वो बड़ी गहरी नजरों से उस शोफर को देख रहा था जो तकरीबन 10 साल से वज़ीर आज़म के साथ था। गाड़ी चली तो उससे आगे एक और गाड़ी थी जिसमें केजीबी के 3 अफराद सब मशीन गनों से लैस चौकस बैठे हुए थे। उनकी नजरें राहगीरों और मकानों की छतों पर थी। ऐसी एक कार अकब में आ रही थी। उस सड़क पर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, लिहाजा मॉस्को के मज़ाफ़ात में छोटे से घर तक तमाम रास्ते वज़ीर आज़म को कोई और गाड़ी नजर नहीं आई। वो तवील सांस लेकर रह गया। मकान के चारों तरफ ऊंची दीवार केजीबी ने ही बनाई थी, जबकि बाकी तमाम मकान इसी तरह के थे।
جس طرح وزیر اعظم نے اپنے لڑکپن کے زمانے میں دیکھے تھے۔ اس زمانے میں اس کا مکان بہت پرسکون تھا، صرف نینا اس کے ساتھ رہتی تھی اور دونوں کو یہی امید تھی کہ وہ اسٹالن کے آتاب سے بچے رہیں گے۔ وزیر اعظم نہ صرف اسٹالن بلکہ خروشیف کی اصلاحات سے بھی بچا رہا اور اب وہ قائد تھا۔ جنگ عظیم سوئم شروع کرنے کے لیے اس کے پاس اختیار تھا۔ اس نے اپنی کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ ویتنام میں امریکی ہار چکے تھے، افریقہ میں روس کا اثر بڑھ رہا تھا اور اب افریقہ میں صرف جنوبی افریقہ ہی امریکہ کے زیر اثر تھا۔ اس کی نظر میں امریکی اثر دم توڑ رہا تھا، مگر اب قتل کی اس لہر نے خود وزیر اعظم کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ 3 سفیر قتل ہو چکے تھے اور اب اس کی باری تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ بٹن دبا سکتا ہے جس کے دبتے ہی جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ اس کا ملک بہت طاقتور تھا، لیکن موت کے خوف سے وہ خود کو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سیکریٹریٹ کی ہدایت کے مطابق ابھی تک سفیروں کے قتل پر امریکہ کی مذمت نہیں کی تھی۔ ویسے الزام لگانا بہت آسان ہوتا اور امریکی اخبار بھی اس الزام کی صداقت کے لیے مواد شائع کر دیتے۔ سبھی یہ الزام تسلیم کر لیتے کہ امریکی CIA نے سفیروں کے عملے کو خرید لیا تھا۔ گھر کے سامنے اکبی گاڑی رک گئی جبکہ اگلی کار اندر چلی گئی اور جب وزیر اعظم نے اترنے کی کوشش کی تو جنرل نے پھر 1 منٹ کہہ کر اسے روک لیا۔ اگلی گاڑی کا عملہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے گھر کی تلاشی لی۔ چند منٹ بعد جب اسے داخل ہونے کی اجازت دی گئی تو نینا دروازے پر موجود تھی۔ وہ عمر میں وزیر اعظم سے 10-12 سال چھوٹی تھی، لیکن اب 50 کے پیٹے میں ہونے کی وجہ سے اس کا وہ حسن ماند پڑ گیا تھا جس نے وزیر اعظم کو پاگل بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کافی موٹی ہو گئی تھی اور بعض اوقات وزیر اعظم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ امریکی لیڈروں کی بیگمات اتنی دبلی کیسے رہتی ہیں۔ یہ احمق کون ہے؟ اس نے اپنے شوفر کا بازو پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ انہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سیکیورٹی نینا ڈارلنگ، تمہاری سیکیورٹی نے وہ کیک تباہ کر دیا ہے جو میں 1 گھنٹے سے تیار کر رہی تھی۔ اس بارے میں جنرل کو بتاؤ، آج وہ شکایتوں کا انچارج ہے۔ اب تک میری تمام شکایتیں اس نے نظر انداز کر دی ہیں۔ ممکن ہے تمہاری شکایت پر کان دھرے۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر اچانک ہی ایک افسر نے اسے روک لیا اور دوسرا کچن میں گھس گیا۔ اس نے ریفریجریٹر تک میں سر ڈال کر اس طرح دیکھا جیسے کوئی قاتل فریزر میں بیٹھا ہو۔ جب اس نے سر واپس نکالا تو اس پر برف کے ٹکڑے جمے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر طمانینت تھی۔ وزیر اعظم اب یہ صورتحال مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ وہ اور نینا کچن میں تنہا ہوں گے، جبکہ جنرل دروازے پر کھڑا رہے گا۔ 2 ایجنٹ عقبی دروازے پر تعینات رہیں گے اور باقی 5 جو دوسری کار میں آئے تھے کھڑکیوں پر نظر رکھیں گے تاکہ کھڑکی کے راستے حملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے طویل سانس لے کر کہا۔ شکریہ، لیکن ایک اور درخواست ہے، جنرل ارکوف نے کہا۔ باتیں کرتے ہوئے اپنے سر نیچے رکھیں تاکہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی وزیر اعظم کچن میں داخل ہو گیا جہاں نینا اس کے لیے مشروب کا گلاس بنا رہی تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے، یہ بہت برا ہو رہا ہے، نجی زندگی بھی محفوظ نہیں۔ نینا نے منہ بنا کر اپنے محبوب شوہر کی طرف دیکھا۔ ہمارے 3 سفیر قتل ہو چکے ہیں اور اب میرا نمبر ہے، لیکن قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کون قتل کرنے کی جرت کرے گا؟ نینا کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئی۔ اس کا کسی کو علم نہیں، سنا ہے کہ کوئی خفیہ امریکی جاسوس ہے؟ اوہ، نینا نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر کہا، لیکن مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ حفاظت کرنے کا یہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے، وزیر اعظم نے طویل سانس لے کر کہا، پہلے حالات ہمارے لیے کتنے خراب تھے نینا۔ جب ہم نے یہ مکان خریدا تھا تو حالات بدتر تھے، ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ زندہ بھی رہیں گے۔ مجھے پورٹ بیورو سے نکال دیا گیا تھا، لیکن تم نے بہت ساتھ دیا۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ وہ محبوبانہ انداز میں بولی۔ نہیں، تم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کا لہجہ بہت محبت بھرا تھا۔ میں بے روزگار تھا، لیکن تم گھر چلاتی رہی۔ جب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی تو تم نے اس گھر کے لیے فرنیچر خریدا، میرے لیے نئے کپڑے بنائے۔ شاید تمہیں یہ توقع تھی کہ میں امریکی عورتوں کی طرح اپنے شوہر کو مصیبت کے زمانے میں چھوڑ دوں گی۔ نینا نے کہا، نہیں، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں گوشت بہت مہنگا تھا، ہماری میز پر بنا ہوا گوشت ضرور ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ تم کیسے کر لیتی تھی؟ وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ کچن کی دیوار پر لگا ہوا ٹیلی فون بج اٹھا۔ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جنرل آدم کا، اور اس نے بڑی تیزی سے ریسیور کھینچ لیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا، کان سے لگایا۔ وزیر اعظم نے نینا کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ پھر جنرل نے ریسیور اسے دے دیا۔ کرنل کاربینوف لائن پر ہے کامریڈ وزیر اعظم، اس نے کہا۔ ٹیلی فون دفتر کے نمبر پر آیا تھا، مگر سیکریٹری نے یہاں ملا دیا۔ آپ آزادی سے بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ جنرل، وزیر اعظم نے کہا۔ کاربینوف کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔
हेलो कार्बी, क्या हाल है? आजकल जब तुम घोड़े पर सवार होते हो तो लगाम किसके हाथ में होती है? ये कोड वर्ड था और इसका मफहूम ये था कि लाइन क्लियर है। अच्छा, वजीर आजम ने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद कहा, लेकिन ये मत कहना कि तुम भी फिक्रमंद हो। उसने एयरपीस कदरे हटाकर कहा ताकि नैना भी कार्मिनोव की आवाज सुन सके। यस कॉमरेड, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपकी हिफाजत की जा सकती है। लेकिन कार्क, सुनते रहे जनाब। कार्मिनोव के लहजे में बेतकल्फी थी। अगर ये तरीका नाकाम हो गया तो हमें अमेरिका पर हमला करने का जवाब मिल जाएगा। बहुत दूर की कोड़ी लाए हो कार्मिनोव, वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे इल्म था कि कार्मिनोव का मतलब यही है कि अगर रूसी वजीर आजम को अमेरिका में कत्ल किया जाता है तो फिर रूस अमेरिका के खिलाफ हमले में पहल कर सकता है। अपना मंसूबा बताओ लड़के। मैं केजीबी के शिकरों को अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख कर उकता गया हूँ। आज तो वो मेरे किचन और बाथरूम तक में घुस आए। जनरल अरकोफ ने ये तबसरा सुनकर इस तरह मुंह बनाया जैसे उसे बिल जबर कड़वी गोली हलक से उतारना पड़ी हो। वैसे अगर ये जुमला कोई और कहता तो जनरल उसे साइबेरिया की सैर करा सकता था। उसे कार्मिनोव से भी हसद था, जो रैंक में छोटा होने के बावजूद प्रेसिडियम और पोलिट ब्यूरो में उससे कहीं ज्यादा असर और रसूख रखता था। जनरल अरकोफ कई बार कोशिश कर चुका था कि कार्मिनोव को अमेरिका से वापस बुलाकर किसी छोटे से मुल्क में तैनात कर दे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। मेरी बात गौर से सुने, कार्मिनोव ने कहा। सफीरों के कत्ल का इल्जाम अमेरिका पर रखने की बजाय ये ऐलान करें कि आप इस बारे में अमेरिकी सदर से बातचीत के लिए फौरी तौर पर वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं। इस तरह आप इन पर बिलवास्ता इल्जाम रखेंगे और दुनिया समझ जाएगी कि वजीर आजम का इतना अचानक दौरा दो बदो बातचीत के लिए है। लेकिन ख्याल रहे, ये दौरा इंतहाई खुफिया होगा। मगर इस दौरे का मेरी हिफाजत से क्या ताल्लुक? वजीर आजम ने पुरसुकून लहजे में पूछा। बुनियादी ताल्लुक आपकी हिफाजत से ही है। आप तन्हा आएंगे क्योंकि मेरी राय में कातिल आपसे बहुत करीबी ताल्लुक रखता होगा। आप तन्हा आएंगे तो कातिल रूसी में रुक जाएगा और जब तक हम उसे तलाश नहीं कर लेंगे आप अमेरिका में रहेंगे। फर्ज करो कि मुझे वहाँ कत्ल कर दिया गया, तब फिर हमारी हुकूमत जो चाहेगी करेगी। कार्मिनोव ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, लेकिन यहाँ आपके कत्ल का इम्कान न होने के बराबर है और आप अपने घर में बहरहाल महफूज नहीं हैं। दुरुस्त, वजीर आजम ने तवील सांस लेकर कहा। वैसे भी अरकोफ के आदमियों ने जीना हराम कर रखा है, तो मैं तन्हा हूँ। बिल्कुल जनाब, गुड, तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये कहकर वजीर आजम ने रिसीवर लटका दिया और जनरल की तरफ देख कर बोला, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं कातिल से बचने के लिए अमेरिका फरार हो रहा हूँ। वहाँ तो हर शख्स आपके खून का प्यासा है जनाब। जनरल ने बड़ी सख्ती से उस ख्याल की मुखालिफत की। वैसे आपकी मर्जी है, मैं फौरन तैयारी कर लेता हूँ। नहीं जनरल, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तन्हा जाऊंगा? अरकोफ ने बहस करने के लिए मुंह खोला, लेकिन वजीर आजम की बमे गुस्से की वजह से आपस में मिल गई और जनरल बर्फ की तरह सुन्न हो गया। वो सल्यूट करके कमरे से गया तो वजीर आजम ने अपनी बीवी से कार्मिनोव की तजवीज पर राय मांगी। मेरा ख्याल है तुम गलती कर रहे हो, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुम भी मुखालिफ हो? अमेरिका जाने की नहीं। नैना संजीदा हो गई। अमेरिका वाकई महफूज तरीन मकाम होगा। तब फिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तुमने यही कहा है ना कि बिल्कुल तन्हा जाऊंगा। यही तुम्हारी गलती है, तुम तन्हा नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ओशान और टाइगर रूबी के कमरे में बैठे हुए थे और रूबी टाइगर को इस तरह देख रही थी जैसे वो कोई चीज चोरी करने के लिए आया हो। रूबी तुम्हें अच्छी लगती है लिटिल फादर? टाइगर ने अचानक ही बहुत धीरे से सरगोशी की। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे पुरमुसरत दिन होगा जब तुम दोनों मुझे अपना बेटा पेश करोगे और फिर मैं उसे गोद में लेकर तुम दोनों से कता ताल्लुक कर लूंगा। रूबी ने बड़ी हकारत से टाइगर की तरफ देखा। और फिर मैं उस बच्चे को इस तरह तरबियत दूंगा कि वो हकीकी मानों में मास्टर ऑफ सनाजू बन जाएगा। ओशान दोनों को नजरअंदाज करते हुए ख्वाबनाक लहजे में कहता रहा, अब मैं तुमसे उकता चुका हूँ, मुझे तुम दोनों के फैसले का इंतजार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, रूबी ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों? ओशान चौंक कर रूबी का चेहरा तकने लगा। मैं जानता हूँ लिटिल फादर, चाहत के नाम से गधी ने भी खेत खाना छोड़ दिया था। ये तो फिर तुम इंतहाई बेहुदा बातें कर रहे हो। रूबी ने जीतने के बजाय कड़े लहजे में जवाब दिया। मैं? टाइगर ने पहलू बदल कर कहा। सुनो रूबी, मेरे पास ऐसे 27 गुर हैं कि अगर मैं एक भी इस्तेमाल करूं तो कलोपत्रा मेरा नाम पुकारती हुई कहरे निकल जाए। मुझ पर एक भी गुर कामयाब नहीं हो सकता दहकाने। ऐसी कोई बात मत कहो जिस पर बाद में पछताना पड़ जाए। मैं मुंह दिखाई में 1000 अशरफियां दूंगा। ओशान ने बड़ी फराख दिली से पेशकश की। दोनों को? रूबी ने पूछा। क्या मतलब? 1000 मुझे और 1000 इस दहकानी को? नहीं, दोनों को मिलाकर 1000। 500 मुंह दिखाई की और 500 सलामी की। नहीं, मैं महज 500 अशरफियों की खातिर किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकती। गुलामी? हाँ,
तुम मेरी 500 अशरफियां भी ले सकती हो। तब फिर शादी तय रही? ओशान उछल कर बोला, सोचूंगी। अगरचे शादी के नाम ही से रूबी के दिल में लड्डू फूटने लगे थे, मगर उसने वाज़ेह तौर पर बेनियाजी का इजहार किया था। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। मैं 500 अशरफियों की खातिर किसी चुड़ैल को अपनी बीवी नहीं बना सकता। टाइगर ने फौरन घबरा कर कहा, तुम चुप रहो। ओशान बिगड़ कर बोला, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? तुम सिर्फ रूबी से शादी करोगे, इसके शोहर होगे। मगर ये अशरफियां क्या होती हैं? रूबी ने मान चौंक कर पूछा। सोने की गोलियों से जरा बड़ी बड़ी, ओशान ने जवाब दिया। ओ, तब फिर मुझे जनूबी अफ्रीका का सोना दरकार होगा। शर्म करो, नस्ल परस्तों के सोने को अच्छा कह रही हो? टाइगर ने उस पर तंज किया। उसी लम्हे बुजर बजा। रूबी ने फौरन इंटरकॉम उठाया और कुछ सुनने के बाद रख दिया। जाओ, तुम दोनों को बुलाया गया है, वो इंतजार कर सकता है। इस वक्त हम इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ओशान ने एक हाथ उठाकर कहा, मगर वो जंग अजीम स्वयं रोकने की कोशिश कर रहा है लिटिल फादर। तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए 1000 अशरफियां अफ्रीका की। ओशान ने जंग अजीम का जिक्र इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे टाइगर ने किसी फिल्म को देखने की फरमाइश की हो। ओशान, टाइगर ने फौरन कहा, किस जाल में फंस रहे हो? जनूबी अफ्रीका की अशरफियां हमारी अशरफियों से ज्यादा बारी होती है। कोई बात नहीं, शमशीर सनाजू का मालिक मुंह से निकली हुई बात से कभी नहीं फिरता। मैं सोचने के लिए मोहलत चाहती हूँ। वो कनखियों से टाइगर की तरफ देख कर बोली। उसका दिल चाह रहा था कि टाइगर भी उसकी खुशामद करे और फिर वो हथियार डालकर अपना खूबसूरत सा घर बनाए, मगर टाइगर उकता कर बहराम के कमरे में चला गया। लिहाजा ओशान भी मुंह बनाता हुआ उसके पीछे चल दिया। वो तवील सांस लेकर रह गई। टाइगर वाकई पत्थर दिल था। बहराम उंगलियों से मेज बजा रहा था और उसके मुखातिब वही दोनों थे। कर्नल कार्बिनोव से मेरी तफसीली बात हो चुकी है। रूसी वजीर आजम आज ही एयरपोर्ट पहुंचेगी 4:15 पर। गुड, हम उसकी मौत को हर उस शख्स के लिए इबरत बना देंगे जो आइन की हुक्मरानी के खिलाफ है। ओशान ने तकरीर करने वाले अंदाज में कहा।